मरहबा मरहबा। कि कितनी हसरत थी तेरे दीद की जालिम कि अब तू सामने है फिर भी यकीन नहीं होगा। जल्दी भाग चलो, खुदा के लिए भाग चलो यहाँ से। देखो हमारा यकीन करो, बड़ा ही बेरहम और खतरनाक है ये प्रताप। हमने अपनी आंखों से देखा है। कहर बन के टूटता है दुश्मनों पे, बड़ी बेदर्दी से मारता है। देखो काजी, भाग चलो यहाँ से। वैसे भी हमारे तमाम सिपाही मारे जा चुके हैं। ये वक्त मुनासिब नहीं है अपनी बहादुरी दिखाने का। बाद में नई फौज के साथ आएंगे और लड़ लेंगे इनसे। हम अकेले नहीं मरेंगे, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बहलौल खान, समझाओ इसे। मुल्तान ठीक बोला काजी, इस वक्त यहाँ से भागने में गनीमत है। सचमुच जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमें। चलो जल्दी जल्दी। रुकिए पंजाबी, आज जो तुमने हमारी धुनाई की है, कसम खुदा की भूलेंगे नहीं हम। आज तो प्रताप ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हम वापस आएंगे और कसम खुदा की जैसे तुम्हारे बेटे को मारा था उससे भी बदतर मौत मारेंगे तुम्हें। मुल्तान खान नाम है हमारा, याद रखना, मुल्तान खान। फिर मेघा भी हमारे ऊपर कूद के हम पर आता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया और उसने अपने प्राण दे दिए हमारे प्राण बचाने के लिए। और उसके बाद तो हाकिम खान ने मुगलों के तोपों से मुगलों पे ही गोले बरसाए। हम उन्हें गोले पकड़ाते गए और वे मुगलों पे गोले बरसाते गए। और देखते ही देखते उन्होंने उन मुगलों को वापस हटने के लिए विवश कर दिया। हम क्षमा चाहते हैं आचार्य जी। हम जानते हैं हम सबको यहाँ उदयपुर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, किंतु जब हमारे राणा जी रणभूमि में उन मुगलों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं तो हम यहाँ उदयपुर की सुरक्षा के नाम पे नहीं बैठे रह सकते। जी आचार्य, हम चुंडावत जी की बात से संपूर्ण रूप से सहमत हैं। उन मुगलों की असंख्य विशाल सेना के विरुद्ध हमारे राणा जी को हमारी आवश्यकता है आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, यदि हमें दाजीराज की अनुमति मिल जाती तो हम कभी युद्ध भूमि से वापस नहीं आते। आप सबका अनुभव और शौर्य दाजीराज के बहुत काम आएगा। हम आप सभी के पक्षों से सहमत हैं। यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व नगर और राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए। उसके पश्चात हम जाएंगे राणा जी के पास। पूंजा जी, पूंजा जी नहीं, पूंजा जी नहीं, पूंजा जी, राणा जी मुझे पूंजा जी जाने दीजिए। अरे हमारी बात सुनिए, आपको अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध देने का अवसर मिलेगा। ये उचित समय नहीं है। पूंजा जी हमारी बात सुनिए, आपको अवसर मिलेगा। यदि नहीं मिला तो हम नियति के जबड़े से उसे छीन कर लाएंगे आपके लिए। अभी नहीं पूंजा जी। राणा जी शांत हो जाइए। वे देखिए, वे कायर मुगल रण क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं। राणा जी, हम मुगलों से कम नहीं है, ये केवल पीठ पे वार करना चाहते हैं बस। पूंजा जी, हम अपने मातृभूमि के निडर सपूत हैं। हम अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। हम वो हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम अपनी मातृभूमि, अपनी धरती, अपनी धरा, अपनी माँ को अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। हम वो हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। अरे अमर सिंह साहब, वो हम देख रहे थे कि यहाँ की सफाई ठीक से हुई है कि नहीं तो दोबारा करना। बिना बात जब चाहे आप हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप क्यों करती है? हाँ बहुत बुरी है।
हमें क्षमा कर दीजिए छोटी माँ। हमने आपके साथ बिना बात बहुत दुर्व्यवहार किया। हमें मान लेनी चाहिए थी आपकी बात, पर हमें नहीं मानी और चले गए युद्ध में बिना आपको पूछे। पर इसका परिणाम क्या हुआ? वीर मेघा को अपने प्राण गंवाने पड़े हमारे प्राण बचाने के लिए। अमर सिंह जी, आप युद्ध भूमि में गए, जहाँ सब थे, जहाँ अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व लुटाने के लिए आपके दाजीराज भी थे। वहां जहाँ वीर मेघा अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्होंने केवल आपके लिए नहीं, अपना कर्तव्य निभाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण गंवाए। इसीलिए अमर सिंह जी, उसके लिए अपने मन में कोई अपराध बोध या कुंठा मत पालिए। केवल उनके शौर्य को याद रखिए, ताकि समय आने पे वो आपके लिए प्रेरणा बन सके। हमें क्षमा कर दीजिए छोटी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। आज के बाद से हम कभी भी आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और ना ही कभी आपका अपमान करेंगे। छोटी माँ, हम हमेशा आपकी सभी कहना मानेंगे। अमर सिंह जी, आपकी छोटी माँ को सब पता है, सब समझते हैं हम। छोटी माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। अभी हम आपको भरपेट भोजन करवाएंगे। विशेष आपके लिए हमने अपने हाथों से भोजन तैयार किया है। चलिए। क्या हुआ अमर सिंह जी? नहीं छोटी माँ, पता नहीं क्यों अचानक से हमारे सिर में पीड़ा का अनुभव हो रहा है। तो अवश्य ही आपको बहुत भूख लगी है। हम स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन परोसते हैं। आइए जी। अरे वाह छोटी माँ, आप तो हमारे पसंद के सारे व्यंजन परोस लाई। बस छोटा सा प्रयास किया है हमने, अब आप खा के देखिए। छोटी माँ, जैसे माँ हमें अपने हाथों से खिलाती थी, आप भी हमें वैसे ही खिलाइए ना। क्या हुआ अमर सिंह जी? अमर सिंह जी, क्या हुआ अमर सिंह जी? अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, आप ठीक है? अमर सिंह जी, आप हमें बताइए क्या हो रहा है? कोई है? कोई है? अमर सिंह जी, काशी, कोई है? अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, क्या हो गया आपको? अमर सिंह जी, कोई हो? अमर सिंह जी, ये वही चूहे हैं, आफती ताउन वाले। हमने दूर दराज के गांव में इन चूहों को छोड़ दिया। देखते ही देखते सारा गांव इस आफते अजीम ताउन से बीमार हो गया। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, होश में आइए। अमर सिंह जी, क्या हो गया आपको? अमर सिंह जी, देखिए, अरे हमारे प्रमुख राजमित्र जी कहाँ? पता नहीं भाभी सा, नगर में जहाँ भी देखो हर कोई बीमार पड़ा हुआ है। राजवैद्य जी उन्हीं को देखने गए हैं। ये यदि सारे नगर में किसी महामारी का संकट है तो हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे। वैद्य जी, जब तक राजवैद्य जी नहीं आता, आप ही देखिए इन्हें। संभल के। पूंजा जी, आप ठीक तो है ना? पूंजा जी, यूं अपने आप को संकट में डालना कोई अच्छी बात नहीं थी। हम जानते हैं टूडा जी, पर क्या करते हैं। वो मुल्तान सामने आया तो ऐसे लगा जैसे हमारा पुत्र मेघा हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और हमसे कह रहा हो कि बाबा यही मुल्तान है जिसने हमारे प्राण लिए।
बस हम अपना संयम को बैठे। हमारा रक्त बनने लगा हमारा। अगर उस समय आपके स्थान पर कोई और भी होता तो वो वही करता जो आपने किया। जीवन में हर पल बड़े बूढ़ों के द्वारा दी गई सीख याद रखना असंभव हो जाता है, विशेषकर जब अपनों की स्मृतियां सामने आ जाए। सही कहा आपने झाला जी, सही कहा आपने। झाला जी, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे हित में हुआ। कई मुगल सैनिक मारे गए युद्ध के इस चक्र में। पर आप तो जानते हैं राणा जी, ये मुगल हैं, पलटकर पीठ पर वार करते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। निस्संदेह पूंजा जी, निस्संदेह। उनकी मूल प्रकृति है पीठ पर वार करना। वे अवश्य ही लौटेंगे और हल्दी घाटी जाने के लिए यही एक मार्ग है उनके पास। इन्हीं जंगलों से होते हुए वे हल्दी घाटी पहुंच सकते हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे कैसे पार कर लेंगे वे जंगल? अरे जितनी बार आएंगे उतनी बार मारेंगे। हल्दी घाटी तो उनकी बस आत्मा ही पहुंचेगी, आत्मा, वो भी हमारे हाथों मर के। क्या बात है झाला जी। ये जो आपका जोश है, ये जो आपका उत्साह है ना, यही आपकी पूंजी है। आपके इस जोश और उत्साह को बचा कर रखिएगा। दुर्गा जी, इन्हें कभी हताश नहीं कीजिएगा। अभी आते हैं। शहंशाह, उड़ा दीजिए हम सबकी गर्दनें। हम सब खतावार हैं आपके। हमने आपके हजारों सिपाही कुर्बान कर दिए, फिर भी हार करा। उड़ा दीजिए हमारी गर्दन शहंशाह, ताकि हमारे बाद हमसे काबिल सिपह सलार आपकी खिदमत कर सके। हम सबको तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं रहा शहंशाह। खड़े हो जाओ तुम सब। सुना नहीं तुमने? खड़े हो जाओ। वक्त नहीं हमारे पास तुम्हारी चापलूसियां झेलने का। खड़े हो जाओ। यही हकीकत है। ये अब तक हम कोई खास बढ़त नहीं बना पाए, फिर भी हम आप तीरों को नहीं गवा सकते। इसलिए तैयार होकर फिर से सोचिए, नए सिरे से इस जंग की तजवीज है। शहंशाह क्षमा कीजिए, किंतु आप एक अवसर मानसिंह को देकर क्यों नहीं देखते? वो इस क्षेत्र से भली भांति अवगत है और विगत में उन्होंने केवल आपके लिए बहुत सारे युद्ध जीत कर दिखाए। गुस्सा की माफ शहंशाह, लेकिन हमें नहीं लगता कि मानसिंह इस जंग के लिए आपकी बात में वजन है भगवान दास जी। और वैसे भी हम मान सिंह जी पर बहुत ज्यादा यकीन करने लग गए थे, ये आप भी जानते हैं। और उन्होंने कभी हमें नाउम्मीद भी नहीं किया। पर पिछले कुछ दिनों से उनकी बातचीत में, उनके मुंह से मेवाड़ की वफादारी सुनकर हम बहुत ही नाउम्मीद हो गए। शहंशाह, आप एक अवसर मुझे देकर देखिए। मैं आपको वचन देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने पुत्र को उचित मार्ग पर शीघ्र लेके आऊंगा और इस जंग की सारी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दूंगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम भी वादा करते हैं। हम पे यकीन ना रहा, कोई बात नहीं, सर कलम करवा दीजिए, कोई बात नहीं, पर एक बुत परस्त पे इतना यकीन, और वो भी इस कदर। इससे तो बेहतर है कि आप हमें मौत दे दीजिए शहंशाह। हाँ हुजूर, अगर जिंदा छोड़ ही दिया है तो मान सिंह को फौज की कमान देने के बजाय एक बार फिर से हम लोगों को कमान दीजिए, और फिर देखिए हम कैसे मसला खत्म करते हैं अपनी शमशीरों से। नहीं गाजी, उसूल की बात है कि जो हम कर रहे हैं और जो नतीजा आ रहा है वो आप सबके सामने है। और अगर नतीजा कुछ और चाहिए तो उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा।
बहुत लड़ लिए मुगल राजपूतों के साथ, अब राजपूतों को राजपूतों से लड़वा कर देखते हैं, तो फिर शायद नतीजा जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। हमारे सैनिकों ने नगर का चप्पा चप्पा छान मारा है आचार्य जी, लेकिन हमें कोई भी मुगलों का गुप्तचर दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ये सभी सूचना झूठी निकली। ये तो बहुत अच्छी बात हुई चुंडावत जी, हम तो बिना बात के यूं ही चिंतित हो रहे थे। अर्थात हम बिना किसी मानसिक दबाव के यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। किंतु एक समस्या है आचार्य जी। कैसी समस्या? नगर में एक विचित्र सी महामारी फैल रही है। यहाँ तक कि घर घर में लोग इस तीव्र ज्वर से पीड़ित हो रहे हैं और कईयों की तो इस तीव्र ज्वर से मृत्यु हो चुकी है आचार्य जी। अचानक ये महामारी, कैसी महामारी, कहां से आई है? कोई कारण पता चला आपको? कारण तो राज्य वैद्य जी अपने सभी निदान केंद्र के राज्य वैद्यों के साथ नगर में घर घर में अपने उपचार में जुट चुके हैं। वही परीक्षण करके जब पता लगा पाएंगे तब पता चलेगा। वैसे उन्होंने कुछ अन्वेषक वैद्यों को इस कार्य में लगा दिया है। खम्मा खड़े हुकुम, बुरा समाचार। अमर सिंह कुंवर सा को तीव्र ज्वर ने अचेत कर दिया है। अमर सिंह जी का स्वास्थ्य कैसा है? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। समझ में नहीं आ रहा, कुंवर साहब को तीव्र ज्वर है और मैंने ज्वर के निदान के लिए उत्तम से उत्तम उपलब्ध औषधि दे रखी है। आचार्य जी, हमें लगता है आप लोगों को युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अमर सिंह जी को तीव्र ज्वर है और आप कह रही हैं कि हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। आचार्य जी, वैद्य जी है ना यहाँ, और राज वैद्य जी भी आने वाले हैं थोड़ी समय में। इन लोगों से जो भी हो सकेगा ये लोग करेंगे, और हम भी तो हैं यहाँ। पर आप लोगों से एक विनती है, आप लोग जाइए। राणा जी को आपकी आवश्यकता है। इस समय इस महल में या इस नगर में ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो हम नहीं संभाल सकते, पर वहाँ राणा जी के साथ विशाल मुगल सेना का संकट है। क्या वो अकेले संभालेंगे? आप लोगों को जाना चाहिए। परंतु फूल, आपको हमने बड़े ही लाड प्यार से पाला है, बड़े ही आराम से पली हैं आप, फिर आप कैसे ये सब? हाँ काकू, ठीक कहा आपने। हम सुख सुविधा में बड़े हुए, पर यदि हम वो वाली फूल होते तो आज हमारे अमर सिंह जी के ज्वर पर पूरा महल सिर पर उठा चुके होते। पर अब ऐसा नहीं है काकू, समय सब बदल देता है और ये समय युद्ध का। राणा जी इस समय अपने साथियों के साथ मुगलों के साथ बड़ा ही बेहद युद्ध लड़ रहे हैं, और हम सबको भी इस समय अपने अस्तित्व के लिए चल रही इस युद्ध के अनुरूप ढालना पड़ेगा। हमने तो अपने आप को ढाल लिया, बस आप लोगों से विनती है, आप लोग जाइए। राणा जी को आपकी आवश्यकता है। भाभी सा ठीक कह रही हैं आचार्य जी, हम यहाँ की सारी समस्या संभाल लेंगे। आप यहाँ की बातों को लेकर दादा भाई के पास जाने की योजना में विलंब मत कीजिए। हाँ, जान ठीक कह रही है, हम लोग हैं यहाँ। जिस प्रकार समय की मांग के अनुरूप आपने अपने आप को ढाला है, वह अत्यंत सराहनीय है। हम हृदय से उसका वंदन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह सदैव अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखे। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। उचित है, यही हमारी युद्ध नीति रहेगी। जी आचार्य। जय चुंडावत जी, अजय जी से तिलक करवा लीजिए। पर आचार्य जी, इन सब कार्यों के लिए हमारे पास समय कम है। चुंडावत जी, युद्ध से पूर्व वीरों के पास तिलक के लिए समय हमेशा रहा है। चाहिए नहीं, ऐसा तो नहीं कि समय का अभाव केवल एक बहाना है वास्तविकता को छुपाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि
भय छुपाने की असमर्थता के कारण अजय जी आपकी आंखों में इस भय को देख लेंगे और यही कारण है कि आप उनसे छिपते यहाँ वहां भाग रहे हैं। भला आपसे क्या छुपाना आचार्य जी? चंडावत जी, यदि भय भी है तो उस भय को स्वीकार कीजिए। चंडावत जी, स्वीकार कीजिए उस भय को और देखिए किस प्रकार तिलक की पवित्र भावनाएं आपके इस भय को साहस में बदल देंगी। हम आपको वचन देते हैं कि नहीं, युद्ध में जाने से पहले आप ऐसा कोई भी वचन ना दीजिए जो आपको अपने कर्तव्य निभाने से ध्यान बटा दे। ये लीजिए दाजीराज, विशेष मुगल मदिरा पीजिए। कहते हैं इनकी मदिरा इनके आचरण और नैतिकता से कहीं अधिक उत्कृष्ट होती है। मान सिंह, होश में आओ। बहुत ऊंची ऊंची और खोखले आदर्शों की बातें कर ली। अब वास्तविकता के कठोर धरातल पर उतरो और खुद को पहचानो। कौन हो तुम? क्या हो तुम? समाज सुधारक हो, दार्शनिक हो या साधु हो प्रवचन देने वाले? तुम एक क्षत्रिय हो और एक सच्चा अनुशासित क्षत्रिय ना तो बिना बात किसी राजनीतिक निर्णयों में उलझता है और ना ही उसका कर्तव्य कभी उससे प्रभावित होता है। फिर क्यों व्यर्थ बातों में अपना समय गंवा रहे हो? केवल कर्म करो, कर्म। हमारा कर्म है युद्ध करना। युद्ध करो, लड़ो, फिर देखो इतिहास कैसे अपने आप बनते चला जाता है। किंतु दाजीराज, अगर आत्मा ही ना माने तो हथियार कैसे चला पाऊंगा मैं? मान सिंह, जिस समय तुमने अकबर को मित्रता का वचन दिया था उसी समय तुम्हारी आत्मा पर अकबर का अधिकार हो गया था। तुम्हारी अपनी आत्मा का राग आलापना बंद करो। वचन भंग करना है वो तुम्हारा। आत्मा तो चाहे वो तुम्हारी हो चाहे हमारी, उसे वही सोचना होगा जो अकबर चाहेगा। उसे वही बोलना होगा जो अकबर चाहेगा। उसे वही महसूस करना होगा जो अकबर चाहेगा। उसे वही मानना होगा जो अकबर चाहेगा। समझे तुम? वचनबद्ध हैं उसके, और वचन देने के बाद पलटता नहीं कभी राजपूत। शहंशाह, ये रजा है। ये अपनी इस घूमती हुई फौलादी गेंद से जो भी इसकी जद में आता है ये फौरन उसकी गर्दन उड़ा देता है। हमारा धर्म नहीं कहता कि अबला स्त्री पर वार किया जाए। हमारा धर्म किसी के साथ छल करने को नहीं कहता। हमारा धर्म किसी की पीठ पर वार करने के लिए नहीं कहता। हमारा धर्म राजपूताने की समृद्धि और खुशहाली के लिए जीने की बात करता है। उसे किसी का दास बनाने की बात नहीं करता। मान सिंह, मैं नहीं कहता कि मैं धर्म संकट में हूं। है हम धर्म संकट में, और तुम भी हो। किंतु जो भी समझदार होता है, संवेदनशील होता है, उसी को तो ये धर्म संकट सताता है। किंतु समझदार व्यक्ति को इस धर्म संकट से उबरना भी पड़ता है। तुमने जो वचन देके रखा है शहंशाह अकबर को, उस वचन के सहारे उभरो। महाभारत में अर्जुन भी तो उलझा था धर्म संकट में, फिर वो उभरा और लड़ा अपने ही भाइयों से, अपने ही गुरुजनों से, अपने ही परिवारों के सदस्यों से।
ठीक है दाजीराज, हम लड़ेंगे अकबर के लिए और जीत कर दिखाएंगे आपको। किंतु याद रखिएगा दाजीराज, इस युद्ध में अर्जुन हम नहीं, राणा प्रताप है। और ये दूसरा शख्स, ये देखने में कुछ पागल सा दिखता है, लेकिन ये अच्छों के होश ठिकाने लगाने की हैसियत रखता है। ये ऐसा शख्स है जिसे कभी किसी किस्म का कोई दर्द महसूस नहीं होता। लोग इसे मारूश कहते हैं, मारूश, जो कभी हार नहीं सकता। बहुत खूब मुल्तान खान, बहुत खूब। बड़ी दिलचस्प बंदे लाए हो मुल्तान खान, मजा आ गया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आलमपना का इकबाल बुलंद हो। मान सिंह, मान सिंह, हम तुम्हारे ही मुनासिब इस्तकबाल के लिए तोहफे चुन रहे थे। खुशामदीद, खुशामदीद। ये रजा लॉ गेंद से सामने वालों का सर उड़ाने में पारंगत, और ये अजय मारूश जिसने अपनी पीड़ा की अनुभूतियां मार ली। देखा देखा, हम ना कहते थे काजी, ये अपने किस्म के एक ऐसे शख्स है जो हम मुगलों की रूह तक से इस कदर वाकिफ है। जब ऐसे दानिशमंद शख्स हमारे मंसूबों और इमाल पे शक करने लगते हैं तो खुदा कसम घबराहट होने लगती है। शहंशाह, मेरे विचार से ये आपके हुजूर में बिना किसी संदेह के खड़े हैं। जी शहंशाह, हम युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं और हम आपको वचन देते हैं कि हम प्रताप को मार देंगे, और यदि हम अपने कार्य में असफल रहे तो कभी अपने आप को आपके सामने नहीं लेकर आएंगे और ना ही आपको अपनी शक्ल दिखाएंगे। तो बताइए मान सिंह जी, कैसे निकालेंगे आप हमें इन जंगलों में से? नहीं अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, आपको इस डर का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत साहसी है, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, कुंवर सा को भी वही महामारी प्रतीत हो रही है। कैसी महामारी कहती जी? ये चूहों से फैलने वाली बड़ी खतरनाक महामारी है। सारा नगर इसके प्रकोप से त्राही त्राही कर रहा है। देखते ही देखते लोग अपने प्राण गंवा रहे हैं महारानी साहब। पर वैद्य जी, उपचार क्या है इसका? कोई तो उपचार होगा ना इस व्याधि का? उपचार तो है महारानी साहब। अधिकतर सहायक युद्ध में गए हुए हैं। अब इस नई प्रकार की महामारी के लिए सबसे पहले अपने अन्वेषण कक्ष में बैठकर हमें औषधि बनानी पड़ेगी और स्वयं रोगी को देनी पड़ेगी। आप निश्चिंत होकर इस महामारी की औषधि बनाई वैद्य जी, और फिर हमें बताएं इसे कैसे कैसे दें। हम वैसे वैसे अमर सिंह जी को देंगे। और बात है, आप इस राजमहल की सभी औरतों को भी समझा दें ताकि वे इस नगर के घर घर में जाके जो भी इस महामारी से पीड़ित है उन्हें यह औषधि देकर बचा सके। जो आ गया महारानी साहब। तो बताइए मान सिंह, आपकी राय में इन भीलों के जंगलों को कैसे पार किया जाए? आप तो वाकिफ ही हो, इस जंगल को पार करने की कवायद में हम कितने सिपाही गवा चुके हैं।
आपका सारा काम कर दिया है हमने। जाइए आप। ये कौन था मान सिंह जी? हमारा प्रिय भतीजा भोकल सिंह। बहुत भरोसा करते हैं हम इस पर शहंशाह। जो भी काम देते हैं कर देता है। बहरहाल हम जंगल के मसले पर थे, तो बताइए कैसे पार किया जाए इसे? यदि इतना कठिन लग रहा है इसे पार करना, तो हम पार ही नहीं करेंगे इसे। ज्यों ही मसला रोजे का सामने आया, बंदा खिसियाया और बुत परस्त बन बैठा। मान सिंह जी, अगर हम इस जंगल को नहीं पार करेंगे तो फिर हल्दी घाटी के मैदान तक कैसे पहुंचे? और फिर इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। इस जंगल के अलावा तो ये सारा इलाका बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। घिरा हुआ था पहाड़ों से, अब नहीं। भोकल ने मार्ग में आने वाले सारे पहाड़ों में बारूद लगा दिया है, और जैसे ही वे पहाड़ एक एक करके जमीन दोज होंगे, हम बहुत आसानी से उसे पार कर कर हल्दी घाटी पहुंच जाएंगे। इससे दो बातें स्पष्ट हो गई हैं। एक कि मुगल सेना का नेतृत्व, उसकी कमान अब स्वयं मानसिंह जी संभालेंगे, और दूसरी बात कि अब मुगल सेना इस जंगल के मार्ग से हल्दी घाटी कदापि नहीं जाएगी। मरहबा मरहबा मान सिंह जी, आपने और आपके भतीजे ने तो कमाल कर दिया। हम इसी वक्त आपको अपने 40,000 सिपाही और सभी से पैसलार आपके मातहत करते हैं। आप पूरे अख्तियारात और इत्मीनान के साथ जंग के इस आखिरी और सबसे अहम हमले को अपने हिसाब से सरअंजाम दे सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस युद्ध में जीत हमारी ही हो, और इस जीत का उत्सव मनाने के लिए हम सब जीवित भी रहें। शहंशाह अकबर जिंदाबाद! शहंशाह अकबर जिंदाबाद! शहंशाह अकबर जिंदाबाद! शहंशाह अकबर जिंदाबाद! राणा जी, इन मुगलों को पहाड़ पर ही रोकना होगा हल्दी घाटी में आने से पहले। नहीं पूंजा जी, नहीं। हमने हर कोण से इस पर विचार करके देखा है। पहाड़ों को बम से समतल करने वाले मुगलों के पीछे जाना, ऐसे में केवल हम अपना बहुमूल्य समय नहीं गवाएंगे, बल्कि हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। यदि ऐसी बात है तो हमें डटकर उनका युद्ध के मैदान में सामना करना चाहिए, पूर्ण तैयारी के साथ, बल्कि न ही उनके पीछे जाएं उन्हें रोकने के लिए। नहीं, ये उचित नहीं होगा पूजा जी। तो क्या मैदान में सामना करेंगे हम मुगलों का? जी हाँ। पर राणा जी, मैदान में मुगलों का सामना करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें सारा खेल सेना के संख्या बल का होकर रह जाएगा। और संख्या बल के आंकड़े कुछ इस प्रकार: मुगल सेना में है 40 सहस्त्र सैनिक और हमारी सेना में केवल 10 सहस्त्र। अब अपने से चौगुनी सेना का मुकाबला हम उस बड़े मैदान में कैसे कर पाएंगे? राणा जी, अपने 10,000 जाबाज सिपाहियों में हमारे 5,000 जाबाज अफगान सिपाही भी शामिल कर लीजिए। और राणा जी, हमारा एक एक भील कई मुगलों पर भारी पड़ेगा,
इसलिए हमारे 3 सहस्त्र भील भी साथ जाएंगे। और 3 हम भी हैं। प्रणाम राणा जी। आचार्य जी, आप सभी यहाँ, तो फिर राजमहल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपने किसके हाथ सौंपा? राणा जी, हमने विशिष्ट सैनिकों की एक टुकड़ी को महल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया और दूसरी टुकड़ी को उदयपुर नगर की सीमा पर तैनात कर दिया। किसी भी प्रकार की कोई भी संदेहजनक स्थिति की सूचना हम तक पहुंच जाएगी और वैसे भी इन मुगलों को उदयपुर तक पहुंचने के लिए यहां से जाना होगा। अब रानी साहब को भी कम मत आंकिए राणा जी। इन विपरीत परिस्थितियों में आपका साथ देने के लिए हमें प्रेरणा और आग्रह रानी साहब ने ही किया और उन्हीं का कहना था कि इस महायुद्ध के समय हमारी उपयोगिता राजमहल से अधिक रणभूमि में। और यहाँ पहुंचते ही हमें आभास हो गया कि रानी साहब उचित कह रही हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आप सभी के रहने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। आप सभी के सहयोग से, सभी की सहायता से अब तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हल्दी घाटी के इस महायुद्ध में हम मुगलों को हराने की बात भी सोच सकते हैं और ये कार्य करेगी। हमारी मेवाड़ की सेना की 8 भुजाएं आचार्य राघवेंद्र मान सिंह झाला आंडा डूडा सांडा भीम सिंह डोडिया हाकिम खान सूरी शालीवान सिंह चंद्रसेन राठौर और कृष्णदास चुंडावच्ची। ये है हमारी अष्टी भुजाएं। चले ये वीर जिन्हें अब कोई न रोक सके, शत्रु हंकारों की वाणी इनके सन्नों से दबे, देख इनका साहस और बात। वे देखिए आ गए मुगल। आने दीजिए इन्हें और निकट। बस ये मुट्ठी भर सिपाही रोकेंगे हमें। भाई हमारा इतना कमजोर खैर मकदम देखकर तो हमें भी बड़ी मायूसी हो रही है मुल्तान खान। आक्रमण! पीछा करो इन घोड़ों का। हल्दी घाटी का सारा क्षेत्र हल्दी के रंग की पीली सूखी मिट्टी से बना, इसीलिए उसका नाम हल्दी घाटी। मुगल सेना जैसे ही निकट आएगी हमारी 8 भुजाएं इतना धूल उड़ाएंगे, इतना धूल कि वो मुगल कुछ देख नहीं एक धूल का एक बादल सा बन जाए और मुगल जो है बौखला कर हमारे 8 अश्वरोहियों के पीछे हमारे 8 अश्वरोहियों का एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य उन मुगलों हमें
हमारे पूजा जी और हमारे कुछ बचे हुए सैनिकों के पास लेकर जहां हम एक नए चक्रव्यूह बनाने के लिए उनके प्रतीक्षा कर जय मेवाड़! 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 यहाँ हमारे मुकाबले में 8 मेवाड़ी टुकड़ियां हैं। हम इनके किस हिस्से पर सबसे पहले और खास तवज्जो दें, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए। और ऊपर से इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया हमें, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। प्रताप ने बड़ी समझदारी के साथ हमारी सेना को 8 भागों में बांटकर फंसा लिया है अपने इस चक्रव्यूह में। हमें सबसे पहले इस अष्टभेदी चक्रव्यूह को तोड़ना होगा, तभी हम इस युद्ध को जीतने की आशा रख सकते हैं। इसीलिए जाइए और फौरन पता लगाइए कि प्रताप के इस अष्टबाहु चक्रव्यूह में कौन सी भुजा सबसे कमजोर है। जाइए। महाराज साहब, कुंवर साहब को इस बार नई औषधि देकर देखते हैं, संभवतः इससे इनका ये तीव्र ज्वर शांत हो जाए। जी वैद्य जी। क्षमा करिए महारानी साहब, हमें तत्काल औषधि चाहिए। नगर के एक और भाग में फैल गई महामारी। पर एक समस्या है, वर्तमान वाली औषधि। वैद्य जी, जब तक आप इस महामारी के लिए अधिक प्रभावी औषधि नहीं ढूंढ लेते, तब तक आप इसी औषधि का अधिक से अधिक निर्माण और प्रयोग चालू रखिए। जब सब कुछ हमारे विरुद्ध जा रहा, तब एक आशा ही तो है जो संजीवनी का काम करती है। हम अपनी प्रजा से सब कुछ ठीक हो जाने वाली आशा तो नहीं छीन सकते हैं ना। चांद,
हमें तो लगता है कि वैद्य जी की ये औषधि इस महामारी ज्वर में काम ही नहीं कर रही है। भाभी सा ने क्या कहा है हमें कि प्रजा के सामने हमें चिंता दर्शानी नहीं चाहिए और ना ही औषधि में अविश्वास, तो मनोबल ही टूट जाएगा इनका। खम्मा था निकोबार रानी साहब, अभी अभी मंदिर में एक नया रोगी जत्था आया है। जीजा, हमें शीघ्र ही मंदिर की ओर चलना चाहिए। आप अभी यहाँ से भाग के जाइए और रोगियों को थोड़ी थोड़ी देर में स्वच्छ पानी पिलाइए। हम अभी आते। जी कोरानी साहब। वैद्य जी आप इन रोगियों को देखो, हम नए रोगियों को देख के आते हैं। शीघ्र चलिए चांद, उन्हें आवश्यकता है हमारी। इनकी दशा देखकर मुझे हंसी आती है। हमारे सैनिक होते हुए हमारी प्रजाजनों की पीड़ा का इतना उपहास उड़ा रहे हैं। ये हमारे सैनिक नहीं है, मात्र वस्त्र हमारे सैनिकों के पहने हैं। और इतने विश्वास के साथ ये बात आप कैसे कह सकती हैं चांद? क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि दादा भाई अपने एक एक सैनिक को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने से पहले राज्य के हर साधारण नागरिक के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के संस्कार देते थे। उनकी विवशता और मरने का उपहास उड़ाना उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं था। हमें तुरंत ही अपने सैनिकों को इनकी सूचना देनी चाहिए। राणा जी, आपके बहनोई सबसे कम सैनिकों के साथ इन मुगल सेना के साथ लड़ रहे हैं। हम स्वयं जाकर देखते हैं। शालीवान जी, राणा जी, आप ये अपना स्थान छोड़कर कैसे? हमें कुछ मुगल सैनिकों को आपकी ओर आते हुए देखा। कुछ समय के लिए आपकी सहायता के लिए आ गए। राणा जी, आप स्वयं ही तो कहते हैं कि युद्ध जीतने के लिए संख्या बल नहीं बल्कि उत्साह और साहस की जरूरत होती है। मेरे सैनिकों में ना तो साहस और ना ही उत्साह की कमी है राणा जी। मेरा एक एक सैनिक मुगलों के 100 सैनिकों से बराबर है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है राणा जी, केवल इसीलिए हम पे अतिरिक्त ध्यान न दें कि हम आपकी बहन के सुहाग हैं, क्योंकि ऐसा करके आप हमें हमारी दृष्टि में अपमानित कर रहे हैं राणा जी। नहीं शालीवान जी, हमारे मन में कभी ऐसा कोई विचार नहीं आया। हमारे लिए तो युद्ध के मैदान में हर एक वीर सैनिक हमारी दृष्टि में एक बराबर है, एक समान है। इस चक्कर में हम अगर बराबर के भागीदार हैं तो आपको इसी समय आपके स्थान पर जाने का आग्रह करते हैं राणा जी। जाइए राणा जी, इस बलिदान पर्व में स्नेह के नाम पर हमसे हमारा सर्वस्व लुटाने का मौका मत छीनिए। जय मेवाड़, जय मेवाड़। सभी सैनिकों आगे बढ़ो, मुट्ठी भर है ये हमारे सामने, संख्या में हम इनसे बहुत अधिक हैं। सभी सैनिकों, मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे ये हमारा, आगे बढ़ो। ठाकुर साहब, आप इनकी अस्तबुझ चक्रव्यूह की कमजोर कड़ी ढूंढ रहे थे ना? इसकी कमजोर कड़ी मिल गई है हमें। प्रताप का बहनोई शालीमान युद्ध लड़ रहा है उत्तर दिशा में, और वही है इसकी कमजोर कड़ी। हमने पता लगा लिया इनकी सबसे कमजोर कड़ी चंद्रसेन। उसके पास सबसे कम सिपाही है मान सिंह जी। नहीं बहलोल खान, हम भोकल सिंह के सुझाव पर जाएंगे। चक्रव्यूह की सबसे कमजोर कड़ी वो होती है जो उसके नायक के मन के निकट हो, और उनकी सबसे प्रिय बहन के पति से अधिक प्रताप के और अधिक निकट क्या हो सकती है? बहलोल खान, इनको तो वही सही लगेगा जो इनको इनका अपना भतीजा बोले। हम और तुम थोड़ी नहीं के अपने हैं। अपने सभी सैनिकों को शालीवान के पास फौरन भेजो। पर इससे तो हमें दूसरे हिस्से में ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हम जो कह रहे हैं वही करो काजी खान। शालीवान की मौत का प्रताप के ऊपर गहरा असर पड़ेगा। जाओ सैनिकों, जाओ उस तरफ बढ़ो।
सारे मुगल सैनिक हमसे लड़े बिना क्यों भाग रहे हैं? जितने भी बचे खुचे सैनिक हैं, आप उन्हें मारिए। बाकी सब देखना समझना हमारे राणा जी देख लेंगे। जी। ये सारे मुगल सैनिक शालीमान जी की ओर क्यों जा रहे हैं? आप जाइए राणा जी, उनकी सुरक्षा के लिए। इनको हम देख लेंगे। राजा, फौरन जाओ और प्रताप को रोको। वो शालीमान तक नहीं पहुंचना चाहिए। शीघ्र ही उदयपुर जाके हमारा संदेशा दीजिए महारानी अजंपे को। जाइए। अर्थात महारानी फूल कमल को। मान बाईसा और चांद बाईसा का संदेश सच निकला। वो सचमुच हमारे भेष में मुगल गुप्तचर ही थे और हमने उनका मुंह खुलवाने के लिए भांति भांति से बल प्रयोग किया, पर उन्होंने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। हम उनसे बात करना चाहते हैं इसी समय। महारानी साहब आप? हाँ, हम अभी इसी समय, और आपको हमारा एक काम भी करना पड़ेगा। भाभी साहब, राज के कारागृह में जाने की अनुमति नहीं है महारानियों के लिए। युद्ध के समय में एकमात्र नियम, एकमात्र परंपरा अपनी मातृभूमि की रक्षा करना होती है, और इस आपातकाल में अपनी मातृभूमि के लिए जो है वही उचित है। और इसमें मेवाड़ की महारानी अपवाद बनकर नहीं रह सकती, क्योंकि अपनी प्रजा की रक्षा करना उसका भी प्रथम कर्तव्य बनता है। अरे महारानी साहब स्वयं क्यों जा रही है कारागार में? ये लो, महारानी आ गई। इसे कहते हैं गम में खुशी का मौका। हम आपसे दो टुक बात करेंगे। चूहों से फैलने वाली महामारी आप लोगों ने जो मेवाड़ में फैलाई, उसकी औषधि हमें कहां मिलेगी? हमने पूछा उसकी औषधि हमें कहां मिलेगी? हमने सुना है चूहों से बड़ी मित्रता है आप लोगों की, है ना? तो हमने सोचा क्यों ना आप पे चूहे डाले जाए। बहुत पसंद है ना आप लोगों को चूहे? की महारानी होने से पहले हम एक मां हैं, अपने पुत्र को मृत्यु के मुख से निकालने के लिए, अपनी संतान स्वरूप प्रजा को मृत्यु के मुख से निकालने के लिए हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग हमें बता दें कि वो औषधि हमें कहां मिलेगी। ये भाभी साहब को क्या हो गया है? इतना कठोर बर्ताव। हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ। मैं बताता हूँ। एक दवाई है जिसके इस्तेमाल से कम समय में मरीजों को आराम मिल सकता है। और इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है? मैं बताता हूँ इसे हटाओ, मैं बताता हूँ। ये बीमारी जरासीम चूहे के माध्यम से मनुष्य में फैलता है।
अगर हम इस दवा को आग में जलाएं तो तमाम बीमारी फैलाने वाले जरासीम चूहे खुद ब खुद आग की तरफ बढ़ेंगे और उसमें जल के मर जाएंगे। अब हमें एक पल भी गवाए बिना इस सूचनाओं के आधार पर युद्ध स्तर पर काम चालू करना पड़ेगा। सुना है शालीमान बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बीवी। सलोल खान! चिल्लाते क्यों हो मियां? उदयपुर फतेह करते ही सबसे पहले हम तुम्हारी बीवी को ही अपना बनाएंगे।